प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इकाई फर्स्ट के प्रथम अध्याय भौतिक जगत को अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम विज्ञान लिए, हमने साइंस साइड ली है, तो हमें विज्ञान की परिभाषा भी आती होगी। विज्ञान क्या होता है? एक क्रमबद्ध ज्ञान जो किससे आता है? अनुभवों तथा प्रेक्षणों के आधार पर होता है। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? दो। एक भौतिक विज्ञान और दूसरी जीव विज्ञान। ये जो भौतिक विज्ञान है ये नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जिस शाखा में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है, और जिसमें जीवन होता है उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान की फिर बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, आपका भूगर्भ विज्ञान एक्सेट्रा। तो अब हमें क्या पढ़ना है? हमने भौतिकी के बारे में पढ़ना है। भौतिकी विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, या जिसमें ऊर्जा तथा मास एक दूसरे में रूपांतरित होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिकी कहलाती है। भौतिकी को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक अप टू 1900 मतलब 1900 तक, एक 1900 के बाद में। एक 1900 से पहले, एक 1900 के बाद में। देखो 1900 तक, सन 1900 तक हम एटम को इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य मानते थे। तो जो भी फिजिक्स डेवलप हुई वो 1900 तक लाई, इसे क्लासिकल फिजिक्स कहा गया। और जो 1900 के बाद जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये कहा गया कि एटम विभाज्य है और इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। तो वो 1900 के बाद जो भी भौतिकी में अध्ययन हुआ वो 1900, इसे मॉडर्न फिजिक्स कहा गया। भौतिकी की बहुत सारी शाखाएं हैं, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत तथा चुंबकत्व, ध्वनि, और आपकी प्रकाश, और एक आपकी न्यूक्लियर, बहुत सारी भी शाखाएं हैं जिन्हें हम अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं कि हमारा एक जो साइंस बच्चा लेता है, विज्ञान लेता है, और एक दूसरी जो साइड लेता है, कॉमर्स लेता है या आर्ट्स लेता है, उनके एप्टीट्यूड और हमारे एप्टीट्यूड में क्या अंतर होता है? जो विज्ञान लेता है वो बच्चा क्रमबद्ध तरीके से काम करता है। उसे पता होता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है, या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो वैज्ञानिक विधि कैसे डेवलप होती है? हमारी वैज्ञानिक विधि देखिए, वैज्ञानिक विधि एकदम से डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन वैज्ञानिक विधि डेवलप करने के 4 स्टेप होते हैं। पहला, आप जो भी विधि को डेवलप करने जा रहे हैं उसके बहुत सारे प्रेक्षण ले लें, मतलब ऑब्जर्वेशन। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? उन प्रेक्षणों का अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, घटते बढ़ते क्रम से, और उनको एक टेबल मतलब प्रेक्षण तालिका के रूप में लिख लेते हैं। तीसरे स्टेप में हम उसके परिणाम को ज्ञात करते हैं। हम उसके परिणाम को ज्ञात करते हैं और उसे वास्तविक परिणाम से तुलना करते हैं। फोर्थ स्टेप में यदि हमारा जो हमने परिणाम को ज्ञात किया है और जो वास्तविक परिणाम है उसमें अंतर है और हमें लगता है कि हम सही है, तो संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो किसकी जरूरत पड़ती है? संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, भौतिकी ने हमारी लाइफ को बहुत क्या बना दिया है? आसान बना दिया। ये पंखा चल रहा है, ये लाइट जल रही है, यहां मैं मॉडर्न तरीके से आपको लेक्चर बना रहा हूं, जो सब देख पा रहे हैं, ये सब भौतिकी की है। तो इसको अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके मेन चीज, प्रकृति के मूल बल। इनको अध्ययन करेंगे, प्रकृति के मूल बल।
प्रकृति में 4 मूल बल कार्य करते हैं, 4 मूल बल। उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यह वो बल है जो हमेशा आकर्षण बल होता है। दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन सबको कंबाइन करेंगे, क्या आ जाएगा, m1/m2 r स्क्वायर। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, g आ जाएगा m1/m2/r स्क्वायर। g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दूसरा बल होता है, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आप जानते हैं, आवेश, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसीलिए चुंबक में समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो यहां हम विद्युत वाला लेंगे। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनको कंबाइन करेंगे, क्या आ गया, Q1 Q2/r स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यह बल केवल आकर्षित है। यह सबसे क्या कहते हैं, वीकेस्ट बल है, क्षीण बल। यह इससे बहुत स्ट्रांग होता है। अब आता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल में क्या होता है, ये हमेशा काम नहीं करता। ये नाभिक के अंदर तब काम करता है जब एक न्यूट्रॉन किसमें परिवर्तित होता है, एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पार्टिकल निकलता है जिसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। तो जब नाभिक के अंदर बीटा डिके मतलब बीटा क्षय होता है, तो बीटा क्षय में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक और कण निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो बल कार्य करता है, यह दुर्बल नाभिकीय बल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, पर विद्युत चुंबकीय बल से क्या होता है, कम, क्षीण होता है। हमारा चौथा बल आता है आपके पास प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। हम जानते हैं कि हमारा जो नाभिक है वो किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। अब इस धनात्मक आवेश के कारण ये विद्युत बल जो होता है, प्रतिकर्षण बल, बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसके कारण नाभिक क्या होना चाहिए, अनस्टेबल, अस्थायी होना चाहिए। परंतु नाभिक यहां पे क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी, वो स्थायी क्या होता है, इस प्रतिकर्षण बल के अलावा भी एक बल काम करता है जिसे कहते हैं कौन सा, प्रबल नाभिकीय बल। ये नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है और ये सबसे शक्तिशाली बल है। सबसे क्षीण बल, उससे प्रबल बल, उससे प्रबल बल और सबसे प्रबल बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर सब्जेक्ट की क्लास चलती है। किसी क्लास में आप चुपचाप बैठते हैं, किसी क्लास में आप बहुत शोर मचा रहे होते हैं। वो है क्लास, वही पढ़ाने वाले दूसरे बंदे हैं। एक टीचर आता है, उस टीचर के उसमें बिल्कुल चुपचाप बैठते हैं, और एक टीचर आपको किसी दूसरे तरीके से पढ़ाता है, हंसी मजाक के तरीके से पढ़ाता है, उसमें भी आप एंजॉय करते हैं, आप समझते हैं। तो ऐसी क्या चीज होती है कि एक टीचर के आने से चुपचाप बैठ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जो एक परिस्थिति में, एक कंडीशन में क्या रहती है, नियत रहती है।
इसको क्या कहते हैं? संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत मतलब बहुत सारी भौतिक राशि हैं, एक भौतिक राशि एक परिस्थिति में नियत रहती है, पर दूसरी भौतिक राशि उस परिस्थिति में नियत नहीं रहती, किसी और परिस्थिति में नियत रहती है। यह क्या कहलाता है? संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब संरक्षण का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? आवेश, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता, ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। दूसरा, अब हम करेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किसका? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना नष्ट की जा सकती। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फिर आता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका रेखीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। फिर आता है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं करता तो उस वस्तु का कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। राइट। तो ये संरक्षण के सिद्धांत कुछ बताए मैंने आपको। भौतिक विज्ञान की जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, मैं आपको एक सिंपल कहानी बताता हूं। हम जब प्राचीन मानव थे वो आदि मानव कहलाते थे। वो जंगली जानवर को आखेट करते थे। उन्होंने देखा अकेले आखेट करने में, मतलब शिकार करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उन्होंने क्या किया? एक झुंड बनाना शुरू कर दिया। 4-5 इंच आदि मानव मिल गए। उन देखा अब भी दिक्कत हो रही है, तो उनके पास दिमाग था। उन्होंने नुकीले पत्थरों से जब जानवर को मारा तो आसानी से मरने लगा। ठीक है, अब झुंड बड़ा होता गया। अब जब हमारे पास बुद्धि होती है तो हमारे पास कई तरह के ख्याल भी आते हैं। क्या ख्याल आया? किसका? यार हम तो ऐसे ही सो जाते हैं, कोई जानवर हमें खा जाए, तो गुफाओं में रहने लगे, पेड़ों में मचान बना के रहने लगे। फिर देखा कि साल भर तो शिकार मिलता नहीं, फिर क्या किया? फसल उगानी शुरू कर दी। कुछ जानवर जो डोमेस्टिक बन सकते थे, पालतू जानवर जैसे गाय भैंस, इनको पालना शुरू कर दिया। फिर उनको गवर्न करने के लिए एक मुखिया चाहिए था, एक मुखिया चुन लिया। फिर एक कबीले बनने लगे। एक कबीले से दूसरे कबीले में संदेश भिजवाना होता था तो ड्रमों की थाप पे पहुंचाते थे। किससे पहुंचाते थे? कबूतर के थ्रू पहुंचाते थे, घोड़ों के थ्रू पहुंचाते थे। अब फिर क्या हुआ? फिर डाक शुरू होगी, चिट्ठियां आने लगी। फिर क्या हुआ? टेलीग्राम आने लगे। फिर क्या हुआ? फोन। किसी किसी के घर में 90s में फोन होता था, 1980s में। राइट। फोन को बहुत बड़ी चीज समझा जाता। फिर टीवी आ गया। किसी किसी के घर में टीवी होता था, पूरी भीड़ लगती थी उसके घर में। फिर कलर टीवी आया। तो इस तरह साइंस और ये टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हुआ एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। किसके आधार पे? प्रेक्षणों। और जिस तरह से परिवर्तन होते रहे, जैसी डिमांड आती गई उस डिमांड के आधार पे होता रहा। बेटा मैंने आपका ये चैप्टर खत्म किया सरल भाषा में। आगे मैं आपको लगातार दूसरे चैप्टर्स बना के यूट्यूब में अपलोड करता रहूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिलता रहेगा। और कक्षा 11 की हिंदी माध्यम से पूरी पुस्तक के, मतलब पूरे चैप्टर्स जितने, इकाई जितनी है, उनकी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।